Welcome back. The topic which we are going to discuss today is land degradation and conservation measures. पिछली वीडियो में हमने देखा कि जो लैंड है इसके कौन कौन से यूजेस हैं। उसके बाद हमने देखा कि इंडिया में जो लैंड यूज है वो क्या क्या है। ठीक है, तो लास्ट में मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा लैंड यूज चेंज हो गया है और लैंड यूज़ की चेंज की वजह से हमारी लैंड जो है वो डिग्रेड हो गई है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हमारी जो लैंड डिग्रेडेशन है कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है और कैसे हम इस लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं, यानी कंजर्वेशन मेजर्स क्या क्या हम उठा सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी लैंड है जब से दुनिया बनी है, जब से लोग आए हैं तब से वो इस लैंड का यूज़ करते आए हैं। हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने भी इस लैंड का इस्तेमाल किया है। आज हम इस लैंड का इस्तेमाल तभी कर पा रहे हैं जब उन्होंने इसको इस्तेमाल के लायक छोड़ा है। दूसरा पॉइंट मैं अगर आपको बताऊं कि जितनी भी इंसान को बेसिक नेसेसिटीज़ चाहिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, ये बेसिक नेसेसिटीज़ है इंसान की और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए। तो ये बेसिक नेसेसिटीज़, इनमें 95% फैसिलिटीज़ जो है, नेसेसिटीज़ जो है, अभी मैंने पहला पॉइंट लिखा है, ये लैंड रिसोर्सेज से हमें मिलते हैं। ठीक है, जो इंसान की जो एक्टिविटीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे नेचुरल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल है लैंड डिग्रेडेशन में और ह्यूमन फैक्टर्स भी है। लेकिन ह्यूमन फैक्टर्स जो है ये एक तो लैंड को डिग्रेड कर रहे हैं, दूसरी तरफ से क्या कर रहे हैं, जो नेचुरल फोर्सेस है ये उनको भी एग्रीवेट कर रहे हैं, ये उनको भी ज़्यादा पुश कर रहे हैं ताकि वो हमारी जो लैंड है इसको बहुत जल्दी क्या है ये डिग्रेड उससे भी हो जाए। मैं आपको कैसे समझाऊं कि जो क्लाइमेटिक चेंज है, क्लाइमेटिक चेंज इट इज़ द लॉ ऑफ नेचर। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, दुनिया बदलती रहती है। ठीक है, 9th में आपने पढ़ा हिमालयाज कैसे बने, वहाँ पे पहले टेथीज सी हुआ करता था, कैसे नॉर्दर्न प्लेन्स बने। तो चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। तो मैंने आपको बताया था राजस्थान जो था वो राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता था और वो भी डेजर्ट में चेंज हो गया। ये सारी चीज़ें जो है नेचुरल है, लेकिन पहले जो चीज़ें होने में, जो चेंज होने में 10,000 साल लगते थे, 20,000 साल लगते थे, 2,000 साल लगते थे, वो आज जल्दी जल्दी हो रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हमारी टेक्नोलॉजिकल नो हाउ ज़्यादा बढ़ गई, हमारी ग्रीड ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से हमने पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कर दी। जैसे क्लाइमेटिक चेंज है, क्लाइमेटिक चेंज अगर नेचुरली होनी हो तो हम जब हम जियोलॉजिकल टाइम पीरियड पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि ये जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं ये पहले भी आए हैं। ग्लेशियल पीरियड था, बहुत सारे पीरियड्स उसमें आए हैं, बट वहाँ पे हमने ये नोटिस किया कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा था उसमें। लेकिन आज जो हम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो हम अपनी इंडस्ट्रीज से, अपनी डेवलपमेंट की वजह से रिलीज कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, उससे क्या हो रहा है, ये ग्लेशियर्स बहुत जल्दी मेल्ट हो रहे हैं, आइस कैप्स बहुत जल्दी मेल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से फ्लड्स का सामना रहता है, जिसकी वजह से क्लाइमेटिक चेंज का सामना रहता है। आज हम ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहे हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग, इसके लिए इंसान रिस्पॉन्सिबल है। एक तो हम डायरेक्टली लैंड रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से हम इनडायरेक्टली इनको बढ़ावा दे रहे हैं, जो हमारे नेचुरल फैक्टर्स है जिनसे लैंड जो है डिग्रेड हो रही है, उनको भी हम ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। प्रेजेंटली अगर आज की डेट में हम देखें 2020 में 147 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो इंडिया में है वो डिग्रेडेड है। ठीक है, इसमें से 28% जो है फॉरेस्ट एरिया है जो डिग्रेड है, 56% जो है वो वाटर इरोडेड, और उसके अलावा जो बाकी है वो सैलिनिटी और अल्किनिटी से हो जाता है। यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कल भी हमने देखा, जब मैं आपको इंडिया में हमने देखा था 22.57% हमारे पास फॉरेस्ट कवर है, और अभी भी बहुत कम है क्योंकि 33% होना चाहिए। और यहाँ पे हम देख रहे हैं फॉरेस्ट जो है डिग्रेड हो रहा है, और जो 100% में से 28% हमारे फॉरेस्ट डिग्रेड हो रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि हम 33% को कभी टच कर पाएंगे? इसके अलावा अगर हम देखेंगे वाटर इरोजन होती है,
ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग, क्योरिंग, ये सारी चीज़ें हैं जिससे लैंड डिग्रेडेशन होती है। ये आपने पढ़ी होगी। ओवर ग्रेजिंग क्या होता है? जब हम बार बार एक ही जगह पे मवेशियों को चराने ले जाते हैं। माइनिंग, जो हम ज़मीन के अंदर से मैदानियात निकालते हैं, ठीक है, जो टनल्स वगैरह, उसको हम माइनिंग कहते हैं, जो डीप होते हैं। क्योरिंग, जो ज़मीन की ऊपरी वाली परत को हटा के, जैसे हम जब हमारे नदी नाले होते हैं वहाँ से हमें रेत वगैरह निकालनी होती है तो हम क्वेरिंग के थ्रू निकालते हैं। तो इन सारी चीज़ों से डिग्रेडेशन ऑफ लैंड होते हैं। माइनिंग से कैसे होता है? अगर हम देखेंगे एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, जो हमारे स्टेट्स है, उड़ीसा है, वहाँ पे माइनिंग से बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन हो गई है। क्यों? जब हम माइनिंग करते हैं फिर हम उस लैंड को एबंडन कर देते हैं। उस माइनिंग को हम प्रॉपरली, फिर जितने भी वो माइनस हैं उनको प्रॉपरली हमें बंद करना था, ताकि वहाँ से जितनी भी पोल्यूशन है वो पोल्यूशन फिर फैल ना जाए। लेकिन होता क्या है, हमने अपना काम निकाल लिया, हमने कोल निकाल लिया या जो भी मिनरल्स हमें निकालने थे, फिर हम उसको एबंडन कर देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। और वहाँ से जो वहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो फैल जाते हैं, विंड की वजह से, वाटर की वजह से, रेन की वजह से, और बाकी ज़मीन जो वहाँ पे है वो भी ख़राब हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्टर्न यूपी की बात करें, यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग जो है वो मेन रीज़न है लैंड डिग्रेडेशन का। क्यों? क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया कि हमारे जो पास्चर्स है, हमारी जो ग्रेजिंग लैंड है वो कम हो गए हैं, 5% से 3.5% आ गए हैं। तो ये मवेशी हमारे जो है बार बार एक ही जगह पे हम इनको चराने ले जाते हैं, उससे क्या होता है, घास निकल जाती है, उसके रूट्स निकल जाते हैं, तो इरोजन जो है, इरोजन का खतरा ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से जो है लैंड जो है वो डिग्रेड हो रही है। इसके अलावा अगर हम हरियाणा, पंजाब, वेस्ट बंगाल, जिनको हम कहते हैं क्या, राइस बाउल ऑफ इंडिया, वहाँ पे ओवर इरिगेशन, क्योंकि 2-2 3-3 फसलें भी हम ज़मीन में से निकालते हैं, उसके लिए हमें, और जो आज हमारे पास हाइब्रिड वेराइटीज़ है, जो हमारे पास HYVS हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड जो है, इसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। जब हम इस ओवर प्रोडक्शन के लिए पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उससे क्या होता है, सैलिनिटी और एल्किनिटी जो है हमारी ज़मीन में वो बढ़ जाती है। इस सैलिनिटी और एल्किनिटी की वजह से हमारी लैंड जो है वो डिग्रेड हो रही है। 30 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड जो है यहाँ पे हरियाणा में, खाली हरियाणा में 30 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो है वो ओवर इरिगेशन की वजह से खराब हो गई है। समझ में आ रहा है? तो अब ये सारी चीज़ें हैं जिनसे हमारी लैंड जो है वो डिग्रेड हो रही है। अब हम देखेंगे कि कंजर्वेशन मेथड्स क्या है। बहुत सारे कंजर्वेशन मेथड्स है, ठीक है। तो इनमें से मैंने यहाँ पे लिखा है एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। सबसे पहले एफॉरेस्टेशन आता है, क्योंकि जो हमारे फॉरेस्ट्स है यही हमारे सारे रिसोर्सेज है, ठीक है। सारे रिसोर्सेज, इकोलॉजिकल बैलेंस, ऑक्सीजन, सब कुछ बारिश में इसी पे है, तो हर जगह पे हमें एफॉरेस्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, हमें मवेशियों को कैसे चराने लेना है, किस टाइम पे चराने लेना है, ठीक है। तो ये भी हमें प्रॉपरली प्लान करना होगा, ताकि जो है सॉइल इरोजन ओवर ग्रेजिंग की वजह से ना हो। और कल मैंने आपको बताया था जो ये डेजर्टेड एरियाज है या कोस्टल एरियाज है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे विंड की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, इरोजन होती है, या जो टाइड्स आते हैं यहाँ से समंदरों से, तो वहाँ पे हमें शेल्टर बेल्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। हमें ट्रीज जो है वहाँ पे प्लांट करने हैं, ताकि जो विंड फोरस है या जो वाटर फोरस है उसको हम चेक कर सके। इसके अलावा प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड्स, जो हमारे पास वेस्ट लैंड्स ऑलरेडी है उनको हमें प्रॉपरली मैनेज करना है, ठीक है। उनको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, हमें देखना है कि उनको हम कैसे यूज़ में ला सकते हैं। हम वहीं पे जो है हमारा कंस्ट्रक्शन पर्पस जो है उन लैंड्स पे कर सकते हैं। इसके अलावा माइनिंग एक्टिविटीज़ पे हमें कंट्रोल करना है, और जो जैसे हम माइनिंग करके एबंडन कर रहे हैं ये लैंड्स को, एबंडन नहीं करना है, कि बल्कि प्रॉपरली उनको फिर फिल भी करना है। उन माइनिंग एरियाज़ को प्रॉपरली फिल करना है, उनको प्रॉपरली सील करना है, ताकि हम उनको एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ या बाकी किसी एक्टिविटी के लिए वहाँ पे दोबारा से इस्तेमाल कर सकें, मल्टीपल यूज़ के लिए हम उस लैंड को इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्टेज इन अर्बन एरियाज। आपको पता है जो हमारे बड़े बड़े शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज से वेस्ट प्रोडक्ट आता है, जो इंडस्ट्रियल एफिलेंट जिसको हम कहते हैं, उनको पहले हमें ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने हैं,
और उस पानी को वहाँ से पूरा ट्रीट करके फिर दरियाओं में जाने देना है। और वहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट, सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, उनको भी हमें प्रॉपरली डिस्चार्ज करना है। तभी हम अपनी लैंड को, अपनी वाटर को, सारी रिसोर्सेज को हम तभी बचा पाएंगे। तो होप कि आपको ये लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन मेजर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो तक दीजिए इजाज़त। गुड बाय एंड टेक केयर।